तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रिचपाल है और ये कहानी तब की है जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइविंग का काम करते करते मुझे काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन मैं कभी भी खाली रोड पर ड्राइव नहीं कर पाया था। मैंने अपने बाकी ड्राइवर साथियों से सुना था कि रात के करीब 12 बज जाते हैं तो उसके बाद रोड काफ़ी खाली होती है, लेकिन आज से पहले मुझे कभी भी रात में गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मुझे गाड़ी इतनी अच्छे तरीके से चलानी नहीं आती थी कि मैं लंबे सफ़र को अंजाम दे सकूं, और ऐसे में मुझे कई बार हेल्पर बनकर ही रहना पड़ता था। हालांकि कभी कभी तो मैं छोटे मोटे सफ़र तो तय कर लिया करता था, लेकिन एक बार की बात है जब श्याम जी ने मुझे बताया कि मुझे किसी काम की वजह से उनके साथ रात में जाना होगा। अब रात का नाम सुनकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी रात में सफ़र तय नहीं किया था, और ऊपर से मुझे रात में गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आता था। ऊपर से इन दोनों ठंड का माहौल भी था, तो ऐसे में गाड़ी चलाना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। मैंने श्याम जी को पहली बार में ही हाँ भर दी, और उसके बाद जब सेठ जी को मालूम हुआ कि आज रात को मैं जाने वाला हूँ, तो उन्हें भी श्याम जी के साथ मुझे भेजने में कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए मुझे काफ़ी खुशी मिल रही थी। फिर धीरे धीरे वक्त बीता और शाम के 7 बज गए। शाम के 7 बजे के आसपास से हमें निकलना था, क्योंकि ये सही वक्त था जब रात को गाड़ी लेकर निकला जाता है। यहाँ से हमें करीब 200 किलोमीटर का सफ़र काटना था, और 200 किलोमीटर का सफ़र का मतलब है कम से कम 7 या 8 घंटे का समय, और ऐसे में हमें खाने पीने की चीज़ों का भी समाधान करना था। जाते समय तो हमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा कि हमें कहीं पर खाना पीना भी करना है, लेकिन जब लगातार 4 घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया, तो उसके बाद हमें लगा कि अब हमें गाड़ी को रोककर कहीं ना कहीं खाने पीने की सुविधा करनी ही चाहिए, वरना आज हम दोनों भूख के मारे मर जाएंगे। काफ़ी देर तक मैंने फ़ोन पर मैप लगाया और किसी ढाबे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई ढाबा नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से जोरदार ठंड के अंदर मेरे हाथ पैर भी ठंड के मारे कांप रहे थे। अब हम दोनों की हालत कुछ इस कदर बिगड़ गई थी कि हम चाहकर भी अपनी भूख को मिटा नहीं पा रहे थे। गाड़ी के अंदर पानी की बोतल तो रखी हुई थी, लेकिन उस पानी की बोतल को पीने से कोई फायदा नहीं था। बार बार पानी पीने का कारण हमें टॉयलेट भी लगना था, और इसी बीच श्याम जी ने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने बीच सड़क पर गाड़ी को क्यों रोक दिया। मैं श्याम जी की तरफ देखने लगा। फिर जब उन्होंने आंखों ही आंखों में मुझे सामने की तरफ देखने को कहा, तो मैंने पाया कि मुझे सामने की तरफ एक छोटी सी दुकान नजर आ रही थी। पता नहीं उसके ऊपर उर्दू भाषा में क्या लिखा हुआ था, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। फिर मैं श्याम जी के साथ गाड़ी से नीचे उतर आया, और मैंने देखा कि वो चाय की एक छोटी सी टपरी थी, और उस चाय की टपरी को देखकर मुझे हल्की सी राहत की सांस मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पर मैं और श्याम जी थोड़ी देर के लिए चाय और बिस्किट तो कर ही सकते थे। ऐसे में हमें थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आराम मिल सकता था। अभी हम उस चाय की टपरी के अंदर घुसने वाले थे कि जैसे हम उसके बगल में पहुंचे, तो हमने देखा कि वहाँ पर एक 70 साल का बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो चाय बना रहा था। पहले तो समझ में नहीं आया कि ये बूढ़ा आदमी इतनी रात को किसके लिए चाय बना रहा है, लेकिन जब मेरी नज़र अंदर बैठे 3 लोगों पर पड़ी, तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। वो सांवले से रंग के 3 आदमी थे। तो मैंने देखा कि वो आदमी देखने में भी काफ़ी हट्टे कट्टे लग रहे थे, लेकिन उनसे बतलाना हमारे लिए ठीक नहीं था, इसलिए हमने उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उस काका के पास जाकर बोला, अरे काका, ज़रा हमारे लिए भी 2 चाय बना देना, और एक पारले-जी बिस्कुट भी दे देना। मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने अपनी गर्दन हिलाई, और वो चाय बनाने में बिजी हो गया। इधर मैं और मेरे श्याम जी भैया हम दोनों बाहर की एक टेबल पर आकर बैठ गए, क्योंकि हमें उन लोगों के बीच में बैठना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और इसी बीच हमें ऐसा लगा जैसे कि ट्रक के अंदर जो सामान लदा हुआ था उसके अंदर कुछ हुआ था। एक बार के लिए हमें इस तरह की आवाज़ आई थी, और जैसे हमने इस आवाज़ को सुना तो हमें ऐसा लगा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसे में मैं और श्याम जी उस पीछे वाले हिस्से के पास गए, तो हमने देखा कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। ट्रक के नीचे थोड़ी सी जगह थी जहाँ पर सामान नहीं रखा हुआ था,
और वहाँ पर हम किसी भी और चीज़ को रख सकते थे, तो उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा हलचल नहीं थी। हमें ये देखकर राहत की सांस मिली और उसके बाद हम वापस आकर बैठ गए। फिर इसी बीच श्याम जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भी ये आवाज़ आई थी क्या? श्याम जी की बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन सी आवाज़ की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद वो आदमी हमारे पास आकर एक कप चाय लेकर पहुंच गया। वो इतनी जल्दी चाय बनाकर ले आया था कि हम दोनों तो हैरान रह गए। आज से पहले हमने 3-4 मिनट के अंदर चाय बनते हुए नहीं देखा था, और उस आदमी ने तो चाय बनाकर हमारे हाथ में पकड़ा दी थी, और वो भी इतने बूढ़े आदमी ने। जब उस बूढ़े आदमी ने इतनी तेजी से काम किया तो इसे देखकर हर किसी का हैरान हो जाना एक लाजमी था। फिर मैंने उस आदमी की हरकत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय का एक एक कप उठाकर मैं और श्याम जी चाय पीने लगे। चाय पीने में काफ़ी अच्छी थी और साथ में बिस्किट खाकर तो हमें काफ़ी मज़ा भी आ गया था। और इसी बीच में पैसे देने के लिए उस टपरी वाले के पास पहुंच गया तो मैंने देखा कि अब मुझे वो आदमी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे और ना ही मैंने उनको वहाँ से जाते हुए देखा था। फिर मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, अभी भी यहाँ पर 3 लोग बैठे हुए थे, वो कहाँ चले गए? हमारी बात सुनकर वो चाय वाला हैरानी भरी नज़रों से मेरी ओर देखते बोला, कौन 3 लोग? आप किसकी बात कर रहे हो? तो उसके जवाब को सुनते ही मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई साहब, अभी अभी तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे ना, चाय पीने के लिए बैठे हुए थे यहाँ पर। मेरी बात सुनकर उस आदमी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात कर रहा था। तब उस आदमी ने कहा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पर तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। फिर एक बार मैं हैरानी में पड़ गया, भला ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन लोगों का सांवला रंग था और वो दिखने में थोड़े अटपटे थे, लेकिन बाद में मैंने उस दुकानदार से ज़्यादा सवाल करना सही नहीं समझा और ट्रक में आकर बैठ गया। अब तक श्याम जी भी ट्रक को स्टार्ट कर चुके थे और बस हम अब वहाँ से निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी मेरे दिमाग में फिर से एक सवाल ने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया था। दरअसल मैं उस दुकानदार से ये बात पूछने वाला था कि आखिर इतनी रात को आप यहाँ पर चाय क्यों बना रहे थे? हालांकि चाय तो वो हमारे आने से पहले भी बना रहे थे। सच में ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो आज मेरे दिमाग में कहर बनकर घूम रहे थे और उनका जवाब सिर्फ वो दुकानदार दे सकता था। लेकिन अब जब मैं ट्रक के अंदर आकर बैठ गया तो मैंने भी उस आदमी पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा। लेकिन तभी श्याम जी ने कहा, अरे यार, लगता है मेरा पर्स मैंने वहीं पर रख दिया है। श्याम जी की बात सुनकर मैं समझ गया था कि मुझे उस टपरी के पास से उस पर्स को उठाकर लाना था, इसलिए मैं तुरंत ही फिर से ट्रक से नीचे उतरा और इस बार मैं जैसे उस चाय की टपरी के सामने पहुंचा तो मानो जैसे मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और मैं पूरा बुरी तरह से हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि हमने कुछ देर पहले जहाँ पर चाय की चुस्कियाँ ली थी, अब वो जगह वीरान हो चुकी थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था, कुछ टूटी फूटी चीज़ें दिखाई दे रही थी और जहाँ कुछ देर पहले हमें एक शानदार सा ढाबा दिखाई दे रहा था, अब वो खंडर से छोटे से पुराने मकान में तब्दील हो गया था। उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं थोड़ा भी आगे जा सकूं और मैं अपने पैरों को पीछे मोड़ते हुए तुरंत ही वहाँ से ट्रक के पास आ गया और बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा खोलते ट्रक के अंदर घुस गया। श्याम जी ने जब मेरी हरकत देखी तो उन्हें भी मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी और मेरी बातें सुनने के बाद उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं उनकी फिरकी ले रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कहा कि अरे भाई, ये टाइम मजाक करने का नहीं है। उस वक्त मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया और उसके बाद मैं श्याम जी पर चिल्लाते बोला, तो मुझे कौन सा मरने का शौक है? एक बार आप खुद जाकर देख लीजिए। मेरी बात सुनकर श्याम जी को भी गुस्सा आया और उन्होंने दरवाजे को लात मारी और फिर वो नीचे उतर गए और नीचे उतरने के बाद उनके साथ क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं करीब 5 मिनट तक बस उनकी राह देखता रहा, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गया था कि ज़रूर उनके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है, इसलिए मैं भी अब नीचे उतर गया, क्योंकि अब नीचे उतरने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने नीचे उतरकर भी अपने ड्राइवर साहब को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। अब तक तो मेरा दिमाग भी सनक गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं करूं तो करूं क्या। कुछ देर तक तो मैं उनकी तलाश करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी जब मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे तो मैं अपना माथा पकड़कर वहीं अपने ट्रक के बगल में बैठ गया और इतने में ही मुझे ऐसा लगा
जैसे कोई रफ्तार से भागता हुआ ट्रक के पास आया था। जैसे मैंने उस तरफ देखा तो इस बार मैंने पाया कि श्याम जी बहुत ही तेज गति से भागते हुए ट्रक के पास आए थे। दोस्तों, उस भयंकर ठंड के अंदर भी उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और वो काफी डरे हुए थे। तो मैं खुद उन्हीं की तरह डर के मारे कांपने लगा और तभी मैं भागता हुआ उनके पास गया तो उन्होंने अपने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो 3 लोग अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं। जैसे मैंने उनके पीछे देखा तो मैंने पाया कि वो 3 बहुत ही भयानक से आदमी हमारे पीछे आ रहे थे। उनके हाथ पांव उनके शरीर से लटके हुए थे और उनकी गर्दन भी घूमी हुई थी। मैं समझ गया था कि ये तीनों शैतान हैं और ये कभी भी हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और ट्रक के अंदर बैठ गया। वैसे तो मुझे ट्रक ड्राइविंग ज़्यादा करनी आती नहीं थी, लेकिन मैं ठीक ठाक चला लेता था। इसलिए मैं इतना तो जानता था कि अब मैं ट्रक को यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने ट्रक को वहाँ से पूरी रफ्तार के साथ भगाना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर तक तो ट्रक इसी रफ्तार से भागती रही, लेकिन जब मुझे लगा कि अब ट्रक की रफ्तार मेरे कंट्रोल में नहीं आने वाली तो मैंने अब ब्रेक को दबाना शुरू कर दिया था। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि ब्रेक को दबाने के बाद भी ब्रेक काम नहीं कर रहा था। शायद ट्रक के ब्रेक फेल हो चुके थे। और जब मैंने ये बात अपने बगल में बैठे हुए श्याम जी को बताई तो उनके तो होश उड़ गए। तभी उन्होंने मुझे जल्दी से दूसरी सीट पर जाने को कहा और मैंने ऐसा ही किया। वो ड्राइविंग सीट पर आ गए और मैं उनके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। और इसी बीच मेरी नज़र ट्रक के पीछे वाली साइड पर पड़ी तो एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मौत के मुंह में आ गया हूँ। वो 3 लोग ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैठे हुए थे और उनके चेहरे बहुत ही ज्यादा खौफनाक थे। एक बार पीछे देखने के बाद मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई थी और जैसे मैं जोर से चिल्लाया तो श्याम जी मेरी तरफ देखते बोले, अरे क्या हुआ, तू इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है? जब मैंने उन्हें पीछे की तरफ देखने का इशारा किया तो उनके शरीर के अंदर भी हलचल हो गई, लेकिन वो पहले भी इस चीज को देख चुके थे इसलिए उन्हें उतनी ज्यादा घबराहट नहीं हुई और वो अभी भी ट्रक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि उन्होंने भी अब ट्रक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और अब हम जिंदा नहीं बचने वाले थे। ट्रक की रफ्तार इस समय बहुत ही ज्यादा थी और गलती से भी अगर ट्रक किसी चीज से टकरा जाती तो फिर हम दोनों का मरना भी बिल्कुल तय था। ऐसे में हमें सावधानी रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सावधानी तो उस वक्त धरी की धरी रह गई जब हमारी ट्रक एक बड़े से बोर्ड से टकरा गई और जैसे ट्रक बोर्ड से टकराई तो मुझे उसके बाद मालूम ही नहीं हुआ कि आखिर क्या हुआ। जब मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने पाया कि मैं हॉस्पिटल में था और वहाँ काफ़ी दिनों से मेरा इलाज चल रहा था और मेरे बगल में मेरे ड्राइवर साहब श्याम जी बैठे हुए थे। हैरान की बात तो ये थी कि उनके शरीर पर कहीं भी कोई खरोंच का निशान नहीं था और ये देखकर मैं हैरान हो गया और उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस समय ट्रक उस बोर्ड से टकराया था तो उस समय मौका का फायदा उठाकर बगल के एक कच्चे ढाबे पर गिर गए थे, जिस वजह से उनके शरीर पर छोटी मोटी चोट आ गई थी जो अब ठीक हो चुकी है। तभी उन्होंने बताया कि मुझे करीब 1.5 महीने में होश आया है और इतना सब जानने के बाद मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। फिर बाद में वहां पर मेरे घर वाले भी पहुंच गए और हमने सारी घटना का जिक्र उनके सामने किया तो उन्होंने बताया कि वो हाईवे हॉन्टेड है और उसके ऊपर जो भी आदमी चाय बनाता है तो उसकी चाय अगर कोई इंसान गलती से भी पी लेता है तो उसका अंजाम उसे बेहद ही भयानक रूप से भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।